प्रस्तुत है रूपक, जुबां कहते हैं हिंदी आप जिसको। ये रूपक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग पर आधारित है। इसके लेखक हैं प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी अनूप। वाचन अरुण पांडेय और सना सलीम। प्रस्तुति सहयोग अरविंद गुप्ता। प्रस्तुति अरुण पांडेय, संयोजक राजेश कुमार गौतम। सृजन का उत्साह संधान भी है, तरक्की का यही उन्वान भी है। जुबां कहते हैं हिंदी आप जिसको, फकत भाषा नहीं पहचान भी है। निसंदेह हिंदी आज विश्व फलक पर अपने संपूर्ण गौरव के साथ सुशोभित है। हिंदी की भाषा और साहित्य विषयक ये यात्रा एक साधना सदृश है। इसमें अनेक साहित्य ऋषियों की अनवरत आहूतियां हैं। हिंदी को साहित्य ही नहीं वरन भाषा के स्तर पर सुदृढ़ बनाने में द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण योगदान है। वस्तुतः हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग भारतेंदु युगीन साहित्य का विकसित और अगला चरण है। यहाँ पुरानी कविता की कुछ परंपरागत और अप्रासंगिक हो चुकी प्रवृत्तियां कमजोर होती हुई तथा नवीन सामाजिक दबाव के परिणाम स्वरूप कुछ नई प्रवृत्तियां जुड़ती हुई लक्षित होती हैं। इस युग के साहित्य पर जिन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा, उनमें कुछ की शुरुआत तो भारतेंदु युग में ही हो गई थी। आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि के विचारों के साथ ही लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, योगी अरविंद, रमण महर्षि आदि के सांस्कृतिक राजनीतिक विचारों का भी इस समय तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। साहित्य के निर्माण कार्य में सरस्वती पत्रिका तथा 1893 में स्थापित काशी नागरी प्रचारिणी सभा और 1910 में स्थापित हिंदी साहित्य सम्मेलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती पत्रिका का आरंभ सन 1899 में हुआ। सन 1903 में इस पत्रिका के संपादन का भार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ग्रहण किया। इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने साहित्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी प्रेरणा से गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली बनी और भाषा का परिष्कृत और परिमार्जित रूप सामने आया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की विलक्षणता की चर्चा करते हुए साहित्यकार रामजी प्रसाद भैरव। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान हमारे हिंदी साहित्य में इतना बड़ा है कि सदियों बाद भी उन्हें याद किया जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नहीं बल्कि उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान को लेकर के 1903 में जब उस सरस्वती पत्रिका के संपादक बनाए गए तो उन्होंने रेलवे की नौकरी को छोड़ दिया। और रेलवे की नौकरी भी उस समय के हिसाब से देखा जाए तो 200 रुपए माहवार की नौकरी बड़ी नौकरी कही जाती थी और 25 रुपए महीने की नौकरी सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में स्वीकार किया। ये बड़ी बात थी उस जमाने के हिसाब से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस समय संपादन शुरू किया उस समय कहानी को कोई नाम नहीं दिया गया था। कहानी के अस्तित्व को लेकर बहुत सारी बातें थी, उसके नाम को लेकर के आख्यायिका कोई कहता, कोई चीज कहता, कोई गपाष्टक कहता, सब अलग अलग नाम थे। लेकिन कहानी नाम जब आई तो महावीर प्रसाद ने उसकी भाषा, बोली, शैली को लेकर बहुत बड़ा काम किया। एक उदाहरण मैं दूंगा कि मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी जिसको हम लोग पंच परमेश्वर के नाम से जानते हैं, वो कहानी जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास आई थी तो पंचों में परमेश्वर उसका नाम था, जिन्होंने उसको बाद में संशोधित करके पंच परमेश्वर के रूप में छापा। और उसी का परिणाम था कि जब वो कहानी छप के आई तो लोगों के जहन में पंच परमेश्वर बड़ी सहजता से बैठ गया। 17 वर्षों का लगभग संपादन सरस्वती पत्रिका का एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने तत्कालीन जो लेखक थे उस दौर के, उनको भाषा की दृष्टि से बड़ी सजगता पूर्वक
चेताया। इस बात के पक्षधर थे वो कि सहज शब्दों का प्रयोग हो, आम पाठक उसको आसानी से पढ़ सके। मतलब ये कहा जाए कि खड़ी बोली की जो रचनाएं आई उस दौरान द्विवेदी जी के संपादन के काल में, वो रचनाएं धीरे धीरे इतनी प्रौढ़ और सजगता पूर्ण आई कि आज भी उस युग को, उनके योगदान को जाना जाता है। इस प्रकार भारतेंदु युग के साहित्य में यदि हम हिंदी नवजागरण की पहली मंजिल को देखते हैं तो द्विवेदी युग में हम उसकी दूसरी मंजिल को पहचान सकते हैं। जन जीवन के यथार्थ के प्रति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति जो जागरूकता हमें भारतेंदु युग के रचनाकारों में दिखाई पड़ती है, द्विवेदी युग में वो और भी विकसित होती है और उसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। इस युग में ऐसे कवियों की एक पूरी पंक्ति हमारे सामने आती है जो राष्ट्रीय आंदोलन तथा जनता के जीवन से सीधे प्रेरणा लेते हुए अपनी रचना में मुक्तिकामी राष्ट्र तथा जाति की आकांक्षाओं एवं संघर्षों को चित्रित करते हैं। साहित्य को जो यथार्थवादी जमीन भारतेंदु युग में प्राप्त हुई, वो द्विवेदी युग में और उर्वर होती है और कवियों की एक पीढ़ी सामने आती है जो परंपरागत कविता के साथ साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रेरित रचनाशीलता के नाते भी अपनी पहचान मजबूत करती है। राष्ट्रीय आंदोलन को जन आकांक्षाओं से जोड़ते हुए जनता को सही मुक्ति की दिशा में अग्रसर करने की बात उसके नेताओं से अधिक जन जीवन की पहचान रखने वाले रचनाकारों की सर्जना के माध्यम से सामने आती है। और ये राष्ट्र के नेताओं का ध्यान न केवल देश और देश की जनता की वास्तविक स्थिति की ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि उन नेताओं की सोच को ऐसे विचारों से मुखातिब करते हैं जिनके संदर्भ में ही देश और देश की जनता की मुक्ति सार्थक बन सकती है। झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसा गीत जो स्वतंत्रता आंदोलन में जन जन की प्रेरणा बनता है, इसी समय रचा जाता है और लोकगीतों की तर्ज पर शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की निष्ठा का गान करते हुए सर पे बांधे कफनवा हो शहीदों की टोली निकली जैसे गीत इसी समय जन जन की जबान पर गूंज उठते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे युग प्रवर्तक साहित्यकार थे जिन्होंने आधुनिक भाषा और साहित्य की प्रस्तावना प्रस्तुत की, उसके लिए जमीन तैयार की और साथ ही उन्होंने साहित्य और कविता के लिए अनेक सूत्र दिए जिनके सहारे आगे के साहित्य का विकास हुआ। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि यदि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सामान्य पाठकों के लिए लेख नहीं लिखे होते और वो वैचारिक और लेखकीय पृष्ठभूमि नहीं तैयार की होती तो शुक्ल जी और दूसरे लेखकों के गूढ़ गुम्फित और कसे हुए लेख नहीं लिखे जा सकते थे। और अगर द्विवेदी युगीन कविता नहीं होती तो छायावाद और प्रगतिवाद की सूक्ष्म और वैचारिक कविताएं नहीं पनपती। द्विवेदी जी ने कविता पर गहन चिंतन भी किया और स्वयं पर्याप्त और अपने समय के हिसाब से अच्छी कविताएं लिखीं, लेकिन उनके कवि रूप की चर्चा प्रायः नहीं होती। द्विवेदी जी की कविताओं का ऐतिहासिक महत्व है। 20वीं शताब्दी की कविता की भित्ति इन कविताओं की नींव पर ही टिकी है। न केवल द्विवेदी युग वरन छायावादी कविता पर भी उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। आचार्य द्विवेदी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिन्होंने गद्य कविता की प्रस्तावना प्रस्तुत की। उनके कविता संबंधी विचार उनके 2 लेखों कवि कर्तव्य और कवि और कविता में व्यक्त हुए हैं। उन्होंने कविता की विषय वस्तु और शिल्प दोनों पर गहन विचार किया है। उनके समय के बहुत सारे कवि रीतिकालीन और अन्य परंपरागत विषयों पर कविता लिख रहे थे। ऐसे कवियों को सचेत करते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य में लिखा कि कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न ही स्वकियाओं में गतागत की पहेली बुझाने की।
जिस मुक्त छंद की कविता की शुरुआत करने का श्रेय निराला जी को दिया जाता है, उसका सूत्रपात द्विवेदी जी ने ही किया था। उन्होंने कवि कर्तव्य लेख में कविता में छंद पर विचार करते हुए लिखा कि गद्य और पद्य दोनों ही में कविता हो सकती है। ये समझना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि जो छंदोबद्ध है सभी काव्य है। कविता का लक्षण जहां कहीं पाया जाए, चाहे वो गद्य में हो चाहे पद्य में, वही काव्य है। भारतीय पुनर्जागरण और हिंदी खड़ी बोली के विकास के आरंभिक दिनों में आचार्य द्विवेदी ने कविता की अंतर्वस्तु, भाषा, छंद, शिल्प के विविध रूपों, अनुवाद, आलोचना आदि पर जो विचार प्रस्तुत किए और अपनी कविताओं के माध्यम से जो उदाहरण प्रस्तुत किए, उनसे आगे की कविता की जमीन तैयार हुई और उनके सूत्रों के सहारे भविष्य की कविता ने अपना रास्ता तय किया। आचार्य द्विवेदी के महत्व पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र कहते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक समाज वैज्ञानिक थे, समाज सुधारक थे, नव जागरण के प्रणेता थे। 20वीं शताब्दी में जो नया ज्ञान विज्ञान आ रहा था, उस ज्ञान और विज्ञान के प्रचारक थे, प्रसारक थे। उसके अनुकूल वातावरण निर्माण करने का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर लिया था और इसके साथ ही साथ उस काल के समाज के भीतर जो एक द्वंद्व था, जो एक अक्षमता थी कि वह नए आने वाले ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ नहीं थे, उनको उनके सहायक के रूप में, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो उनका योगदान था, उस योगदान का हमको स्मरण रखना चाहिए। उनकी जो पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है संपत्ति शास्त्र। साहित्य के आचार्य हैं, साहित्य के युग निर्माता हैं, लेकिन उनकी पहली किताब है संपत्ति शास्त्र। किताब की 300-350 पेज की हिंदी में लिखी वह किताब है और उस किताब की भूमिका में उन्होंने लिखा, संसार के तमाम देश आज आगे बढ़ रहे हैं और हमारा देश उनकी तुलना में कहीं आगे बढ़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उस ज्ञान का विकास नहीं कर पा रहे हैं। अगर साहित्य के आचार्य और विद्वान और युग प्रवर्तक के रूप में आप नाम लेते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो यह जो बड़ा काम है संपत्ति शास्त्र वाला, इसकी तो आप कहीं चर्चा भी नहीं करते। 1903 में उन्होंने सरस्वती का संपादन अपने हाथ में लिया। 17 वर्षों तक लगातार वह सरस्वती के संपादक बने रहे। चाहे पराड़कर जी हों, चाहे निराला जी हों, चाहे उस युग के तमाम बड़े बड़े रचनाकार हैं, सबने मुक्त कंठ से कहा कि हमने तो हिंदी सीखी सरस्वती से। सरस्वती को पढ़ना, हिंदी सीखना और समाज की जो प्रवृत्तियां हैं उनसे परिचित होना, यह हमारा एक नित्य का यह बराबर का नियम था। सरस्वती न होती तो हम यह न कर पाते। तो माने कहने का यह है कि उन्होंने भाषा के विकास में अपना योगदान किया, खड़ी बोली को इस लायक बनाया कि वह गंभीर से गंभीर विषयों को अपने द्वारा अभिव्यक्त कर सके। अगर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को वह स्वरूप न दिया होता तो आगे चल करके जयशंकर प्रसाद, निराला या दूसरे बड़े बड़े कवि ही नहीं बल्कि तमाम विषयों के जो विद्वान हुए वह अपने अपने ग्रंथों की रचना न कर पाते। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचरण काव्य प्रेमी होने के साथ ही कवि भी थे और कनक लता नाम से कविता लिखते थे। गुप्त जी ने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके शुभेच्छु और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने लगातार सरस्वती में इनकी रचनाएं प्रकाशित करके इन्हें यशस्वी बनाया। गुप्त जी राम भक्त थे। इन्होंने पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंगों को आधार बनाकर और सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखकर अत्यंत सरस और प्रभावशाली कविताएं लिखी हैं। मुख्य रूप से ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि थे। इनकी दृष्टि भारतीय जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करती हुई विस्तृत काव्य फलक प्रस्तुत करती है। ये
आदर्शवादी थे और इनका आदर्श युग सापेक्ष था। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। गुप्त जी ने अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी लिखे हैं। पलासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि इनके अनूदित काव्य हैं। गुप्त जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति साकेत महाकाव्य है। साकेत की रचना की भी एक कहानी है। काव्य में कुछ कोमल नारी चरित्रों की उपेक्षा को देखकर कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिखा था, काव्येर उपेक्षिता। इसमें उन्होंने लिखा था, हम कह सकते हैं संस्कृत साहित्य में काव्य यज्ञशाला की प्राप्त भूमि में जो कितनी ही स्त्रियां अनादृत होकर खड़ी हैं, उनमें प्रधान स्थान उर्मिला का है। इसके कुछ दिनों के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उर्मिला विषयक उदासीनता विषय पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि खेद की बात है कि उर्मिला का उज्जवल चरित्र चित्र कवियों के द्वारा आज तक ढकता आया है। इन्हीं लेखों से प्रेरित होकर गुप्त जी ने साकेत की रचना प्रारंभ की। इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। साकेत की रचना में मुख्य प्रेरणा नारी के विषय में बदली हुई नवीन दृष्टि है। इस महाकाव्य की केंद्र बिंदु उर्मिला है। काव्य की सारी कथा उसी के चतुर्दिक घूमती रहती है। साकेत में गुप्त जी की दृष्टि गोस्वामी जी की मर्यादावादी दृष्टि से अलग है। रामचरितमानस के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, किंतु साकेत के राम भौतिक चेतना से संचालित हैं। ये कहते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। गुप्त जी की काव्य शैली में विविधता है और इस विविधता का कारण है उनकी लंबी साहित्य साधना। उन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, पद्य नाट्य, प्रगीत और मुक्तक लिखे हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने अनेक वार्णिक और मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। गुप्त जी की मुख्य देन खड़ी बोली को काव्योचित संस्कार देने में है। खड़ी बोली की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाकर गुप्त जी ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी भाषा में तराश और मुहावरेदानी कम है। उनकी भाषा स्वच्छ, स्पष्ट, गद्य भाषा के निकट, व्याकरण सम्मत और संस्कृत की तत्सम शब्दावली से भरी हुई है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली के विकास के सभी रूप क्रमशः मिल जाते हैं। द्विवेदी युग के सशक्त हस्ताक्षर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। चतुर्वेदी जी एक सजग, संवेदनशील एवं उत्साही व्यक्ति थे और आरंभ से ही देश की दशा व दिशा के प्रति जागरूक थे। अपने जीवन का आरंभ इन्होंने एक अध्यापक के रूप में किया, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्यशील रहे। उन्होंने प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर का संपादन किया। ये एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाते हैं। स्वाधीनता की लड़ाई में ये सन 1921 से 1923 और 1930 में जेल भी गए और जेल में ही इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। इनकी रचनाओं का प्रधान स्वर राष्ट्र प्रेम और आत्मोत्सर्ग का है। चतुर्वेदी जी ने साहित्य के विविध पक्षों पर गंभीरता के साथ विस्तार से चिंतन किया है। वो कविता में भावना, विचार और जीवन का संतुलन चाहते हैं। इस विषय में उन्होंने लिखा है कि वो दिन धन्य होगा जिस दिन भावना प्रधान कविता विचारकता को साथ लेकर चलने लगेगी। लोक जीवन की उथल पुथल और राग द्वेष को अगर समय की बैलगाड़ी में से कवि नहीं उठा सका तो केवल महासागरों पर लिखकर और गिरी शिखरों के गुण गाकर क्या होगा। जो भाव विचारों के पास जाते हुए डरते हैं वे मोहक हो सकते हैं, मगर अमर हरगिज नहीं हो सकते। हिंदी के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के क्रांति चेता और मानवतावादी कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी का नाम
प्रमुखता से लिया जाता है। स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने जो रचनात्मक भूमिका अदा की वो अविस्मरणीय है। राष्ट्र प्रेम और स्वाधीनता की चेतना उनके व्यक्तित्व की केंद्रीय चेतना है। उनमें भारतवर्ष के स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर लोगों में नई स्फूर्ति का संचार करने की भावना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए त्याग, आत्म बलिदान, संघर्ष और क्रांति की अनंत प्रेरणा से चतुर्वेदी जी का काव्य ओतप्रोत है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में उन्होंने देश प्रेम के लिए आत्मोत्सर्ग और आत्म बलिदान की प्रेरणा तो दी ही, फूल की एक नई सार्थकता और नई अर्थवत्ता सिद्ध की। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना धर्मिता पर कवि व्योमेश शुक्ल कहते हैं, द्विवेदी युग सही आशय में क्रांति और उत्थान का नया अध्याय संभव करता है। ये महान युग जाल से बाहर निकालकर हमें प्रेमचंद के जन सरोकारों तक पहुंचाता है। वहीं कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जैसी अनूठी शख्सियत से भी हमारा साक्षात्कार होता है। उन्होंने स्वतंत्रता की आकांक्षा को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया, ये एक मानी हुई बात है। बड़ी बात ये निकल के आई कि भाषा की सरलता का, पूरे पूरे वाक्य लिखने का, बिल्कुल खड़ी बोली हिंदी का जो आदर्श स्वातंत्र्य कामी व्यक्ति के मन में निश्चित था, उसको कविता की भाषा बनाने का काम द्विवेदी युग के सभी कवियों ने किया। निश्चित रूप से माखनलाल चतुर्वेदी के पहले और बाद मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी जैसे अन्य कवियों ने भी। लेकिन पुष्प की अभिलाषा लिखने का श्रेय तो चतुर्वेदी जी के ही पास है। उन्होंने देखिए कैसा वाक्य लिखा कविता में, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पूरा का पूरा वाक्य कविता का पद बन गया। ये एक बहुत क्रांतिकारी प्रस्थान था जब खड़ी बोली के पूरे पूरे वाक्यों को कविता में विन्यस्त किया गया। उसके पहले के युगों में ऐसा हो नहीं पाया था, क्योंकि तब भाषा अपने निर्माण के बिल्कुल शुरुआती चरण में थी। भाषा बच्ची थी भारतेंदु युग में, वो बन रही थी। द्विवेदी युग में उसने अपने यौवन का मुजाहिरा किया और उस युग की आंदोलनकारी अग्रगामिता ने अपनी संस्थाओं के जरिए, अपने जज्बे के जरिए इन कवियों को, उनकी रचनाओं को जो तेजस्विता और काल जयित्व दिया, वो भी अपनी मिसाल आप है। एजरा पाउंड ने कहा है कि कवि एक सार्थक बिंब के जरिए भी अपनी कविता की नागरिकता का शुल्क अदा कर सकता है। राम नरेश त्रिपाठी का नाम द्विवेदी युग के खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता था। इनका जन्म 1889 ईस्वी में तत्कालीन जौनपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। सरस्वती पत्रिका के प्रभाव स्वरूप ये खड़ी बोली की ओर उन्मुख हुए। त्रिपाठी जी के 4 काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। कवि होने के साथ साथ त्रिपाठी जी समर्थ संपादक भी थे। कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है। त्रिपाठी जी के संपूर्ण काव्य का केंद्रीय स्वर देश प्रेम, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारत के गौरवशाली अतीत को चित्रित किया, विदेशियों के अनीति युक्त शासन में झुलसते वर्तमान की वेदना को वाणी दी
और स्वतंत्र और समृद्ध भविष्य की छवि को रूपायित किया। उन्होंने ही कभी लिखा था, कविता ऐसे पुरुष तैयार करती है जिनका इतिहास लिखा जाता है। उनका कथन उन्हीं पर चरितार्थ होता है। वे सचमुच साहित्य के इतिहास पुरुष थे। द्विवेदी युग के एक अन्य रचनाकार पंडित श्रीधर पाठक को संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने खड़ी बोली आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। अज्ञान और परतंत्रता के शिकंजे में फंसे भारतवर्ष के लोगों को संबोधित करते हुए श्रीधर पाठक कहते हैं, वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बांधवता में बधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। निंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अज्ञानी हो, सब प्रकार परतंत्र पराई प्रभुता के अभिमानी हो। द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनका प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास के कृष्ण समाज सेवक के रूप में और राधा लोक सेविका के रूप में चित्रित की गई हैं। इनकी रचनाओं में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चोखे चौपदे, रस कलश, पद्य प्रसून, बोलचाल, काव्योपवन आदि उल्लेखनीय हैं। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर आरंभ में उर्दू में रचनाएं करते थे। बाद में इन्होंने खड़ी बोली और ब्रजभाषा में भी कविताएं लिखी। इनकी ख्याति ब्रजभाषा की कविताओं के कारण है। इनके छंद सेनापति, देव, पद्माकर और घनानंद से टक्कर लेने वाले हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नाथूराम शर्मा शंकर, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और श्याम नारायण पांडेय आदि की कविताओं में भी द्विवेदी युगीन कविता का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युग में अनेक महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ। इस युग के पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता को उत्कर्ष पर पहुंचाया। हिंदी साहित्य की प्रतिस्थापना में द्विवेदी युग के अप्रतिम योगदान की चर्चा करते हुए वरिष्ठ समालोचक डॉक्टर राम सुधार सिंह, द्विवेदी जी का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली को प्रारंभ किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा भाषा का परिष्कार करना, भाषा को प्रांजल बनाना, भाषा को व्याकरण निष्ठ बनाना। यह काम द्विवेदी जी ने कहा। इसीलिए इस काल को कुछ लोगों ने भाषा परिवर्तन का काल कहा है। पहले रचनाएं श्रृंगारिक कविताएं थीं, कुछ समस्यापूर्त की रचनाएं करती थीं, लेकिन द्विवेदी जी ने स्वयं एक जगह कहा भी है कि चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत पशु, बूंद से लेकर के समुद्र पर्यंत जल और लघु से लेकर के विराट तक कविता लिखी जा सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं अपने कविता लिखते थे और उन्होंने निबंधों का भी विस्तार किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग का मूल्यांकन किए बिना हम हिंदी साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। जुबां कहते हैं हिंदी आप जिसको। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग पर आधारित ये रूपक। लेखक प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी अनूप। वाचन अरुण पांडेय और सना सलीम। प्रस्तुति सहयोग अरविंद गुप्ता। प्रस्तुति अरुण पांडेय और संयोजक राजेश कुमार गौतम।